अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन खान। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं गाइस। वीडियो को पूरा देखें और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशंस कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसकी ड्यूरिंग्स कितनी थी, उसकी टाइम कितना था या वो कितने अरसे तक जो है वो चला है। हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है जी, 1930s तक जो है वो ग्रेट डिप्रेशन चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन से थे। ऑप्शन ए है स्मिथ, ऑप्शन बी है रिकार्डो, ऑप्शन सी है मार्शल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। हमारा राइट आंसर है गाइस ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन द रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। वो कहते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो क्लासिकल माहिर माशियात थे, उनके अकॉर्डिंग जो है वो रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का रियल सेक्टर क्या है। ठीक है जी, तो वो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन मिलियंस ऑफ पीपल वर वंडरिंग जॉब्स इन द स्ट्रीट ऑफ। वो कहते हैं कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत से लोग जो अपनी जॉब्स ढूंढ रहे थे लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी। कहाँ पर, ठीक है जी, ग्रेट डिप्रेशन कहाँ आया था। हमारा राइट आंसर है जी लंदन एंड न्यूयॉर्क में। हु वर रिजेक्टेड क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी किसने रिजेक्ट की थी। ऑप्शन ए जेएम केन्स ने, ऑप्शन बी रॉबिन्स ने, ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। सो हमारा राइट आंसर है जी जेएम केन्स ने। जेएम केन्स ने जो है वो क्लासिकल थ्योरी को रिजेक्ट किया था। हु रोट द बुक जनरल थ्योरी। जनरल थ्योरी को बुक जो है वो किसने लिखी थी। ऑप्शन ए जेएम केन्स ने, ऑप्शन बी रॉबिन्स ने, ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो ने। हमारा राइट आंसर है गाइस जेएम केन्स ने लिखी थी जनरल थ्योरी। हु वर प्रेजेंटेड आईएस कर्व। आईएस कर्व किसने प्रेजेंट किया था। ऑप्शन ए केन्स ने, ऑप्शन बी रॉबिन्स ने, ऑप्शन सी जॉन हिक्स ने, ऑप्शन डी डेविड रिकार्डो ने। हमारा राइट आंसर है गाइस जॉन हिक्स ने जो है वो आईएस कर्व प्रेजेंट किया था। आईएस क्या है गाइस, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स का जो खत होता है वो जॉन हिक्स ने प्रेजेंट किया था। इन फ्लिप्स कर्व शोज। फ्लिप्स कर्व क्या है गाइस, ऑप्शन से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, फ्लिप्स जो थे वो माहिर माशियात थे। उन्होंने जो है वो एक कर्व बनाया था, यानी कि उन्होंने एक ख़त बनाया था जिन दो चीज़ों या चीज़ों के दरमियान, उसे जो है वो नाम दिया था फ्लिप्स कर्व का। ठीक है जी, तो उसमें क्या 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 होता है, इन फ्लिप कर्व में क्या चीज़ शो करते हैं। मेरा राइट आंसर है जी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, कीमतों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये किस में था, फ्लिप्स कर्व में शो होता था। ठीक है जी। मेजर पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेजर पार्ट है वो किस चीज़ से डील्स करता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ को जो है वो स्टडी इन किया गया है। इसमें हमारा राइट आंसर है जी ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम को। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम को बहुत ज़्यादा इन डिटेल जो है वो बताया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, आप जो है वो अच्छे तरीके से इसको जो है वो याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेबलर सेज बिजनेस साइकिल्स आर जस्ट द नेम्स ऑफ। हेबलर्स जो था माहिर माशियात, उसने क्या कहा था कि बिजनेस साइकिल आर जस्ट द नेम ऑफ। उसने बिजनेस साइकिल को क्या नाम दिया था। ठीक है जी। हमारा राइट आंसर है जी इसमें गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड, ऑप्शन बी, यानी कि अच्छी तिजारत और बुरी तिजारत का नाम दिया था बिजनेस साइकिल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेजेस ऑफ अ ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल या जो है वो ट्रेड साइकिल के कितने फेजेस होते हैं। ठीक है जी, आप फेजेस को सिचुएशंस भी कह सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है डिप्रेशन, ऑप्शन बी है राइवल, ऑप्शन सी है बूम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। डिप्रेशन क्या होता है गाइस, मैं आपको बताती चलूँ। डिप्रेशन होता है कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, ठीक है जी, तो वो शुरू में ही नहीं जो है वो कामयाब होना शुरू हो जाता, हमें प्रॉफिट नहीं देता। वो डिप्रेशन लेवल होता है। ठीक है जी। तो राइवल क्या है, रिकवरी।
ठीक है जी। जब रिकवरी होता है, जब हमारा जो बिज़नेस है वो रिकवर करना शुरू करता है। ठीक है। सो बूम क्या होता है, जब हमारा बिज़नेस पीक पे होता है। ठीक है। तो वो कहते हैं ऑल ऑफ दीज है डी। सो हमारा राइट आंसर है जी ऑल ऑफ दीज की बिजनेस साइकिल में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है जी। Next question is, in which situation firms produce a lot have to be sold at decreased prices। वो कहते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन होती है, ऐसे कौन से हालात होते हैं जब कोई भी फर्म्स जो होती है वो अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो बेचती है, मतलब कि ज़्यादा सारी चीज़ बेचती है ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत कम प्राइसेस में। ठीक है। सो ऑप्शन ए है डिप्रेशन का होता है वो सिचुएशन, हालत, या राइवल की होती है, या बूम की होती है, या कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन। सो हमारा राइट आंसर है गाइस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन क्या होता है कि बूम हमेशा नहीं रहता। ठीक है जी। हम पीक पे हमेशा नहीं रह सकते। सो उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट जो है वो रीजंस। सो उस फिर जो है वो रिसेशन का एक जो है वो टाइम आता है जब क्या होता है कि हमारी फर्म्स जो है वो बस अपनी चीज़ें जो होती हैं उनको बेचना चाहती है कि हमारी चीज़ें जो है ना बिक जाए, तो वो फिर बल्क अमाउंट में चीज़ें जो है वो बेचती हैं बहुत ही कम प्राइसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी शो कंजम्पशन फंक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशंस एंड इनकम। वो कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, या हम जो रिलेशनशिप है बिटवीन कंजम्पशंस एंड इनकम के उसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं। आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसका। सो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है जी, सी इज इक्वल है एफ एंड वाई। सी क्या है गाइस, सी है कंजम्पशंस इज इक्वल है एफ जो है वो फंक्शन है वाई इनकम के। ठीक है जी। वाई जो है वो इनकम को हमने वाई से शो किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस रिलेशनशिप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो कहते हैं कितने वेरिएबल्स हैं और कितने वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इनके आपस में जो रिलेशंस हैं। ठीक है जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो कितने हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 12। सो हमारा राइट आंसर है गाइस 10 रिलेशनशिप्स हैं फंक्शंस और वेरिएबल्स के। ठीक है जी। वेरिएबल्स भी 10 है, फंक्शंस रिलेशनशिप्स जो है वो भी 10 है। डिराइव्ड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय केन्स। वो कहते हैं केन्स की जो डेफिनेशन केन्स ने बयान की थी नेशनल इनकम की, उसके बाद हम लोग जो है वो डिफरेंट किस्म के बहुत तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो नेशनल इनकम के निकाले हैं या निकलते हैं। ठीक है जी। सो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं गाइस, तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि आउटपुट्स इज इक्वल है इनकम के, इनकम इज इक्वल है एक्सपेंडिचर्स के। ठीक है जी। ये जो है वो नेशनल इनकम को निकालने के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सेल एंड परचेज ऑफ ऑल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर कॉल्ड। वो कहते हैं कि लेन देन मतलब कि बेचना और ख़रीदना ऑल शेयर्स, पुराने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ जो हमारे पास मौजूद है उनको वो क्या कहलाती है। ठीक है जी। ए है प्रोडक्टिव, बी है नॉन प्रोडक्टिव, सी है बोथ ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। मेरा राइट आंसर है जी नॉन प्रोडक्टिव है। डेफिनेटली ये नॉन प्रोडक्टिव है, इसमें कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं हो रही ना, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, सिर्फ क्या है पुराने शेयर्स को जो है ये सिक्योरिटीज़ को वो बेच रहा है। ठीक है, जिसमें कोई प्रोडक्टिव नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। ठीक है जी। सो ये नॉन प्रोडक्टिव है। विच पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। जीएनपी में हम कौन सी पेमेंट्स जो है वो शामिल नहीं कर सकते। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो ऑप्शन ए है चैरिटी, ऑप्शन बी है ज़कात, ऑप्शन सी है पॉकेट मनी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। मेरा राइट आंसर है जी ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये जितनी भी पेमेंट्स हैं चैरिटी की, ज़कात की, पॉकेट मनी की, ये हम जीएनपी में शामिल नहीं करते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट मेक्स विच टाइप्स ऑफ पेमेंट्स टू द पीपल। वो कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की पेमेंट्स लोगों को करती है, लोगों की मदद किस किस तरीके से करती है। ठीक है, लोगों को किस तरह की पेमेंट्स फराहम करती हैं। सो ऑप्शन ए है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ऑप्शन बी है पेंशंस, ऑप्शन सी है स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सो गाइस हमारा राइट आंसर है जी ऑल ऑफ दीज। गवर्नमेंट ये सारी पेमेंट्स करती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं बेरोज़गारी के लिए जो गवर्नमेंट पैसे फ्राहम करती है, पेंशंस फ्राहम करती है, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पर्सन सेल ऑफ यूज्ड गुड्स लाइक कार, टीवी, फ्रिज इंक्लूडेड इन जीएनपी और जीडीपी। वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ें लाइक कार इस्तेमाल हुई हुई या टीवी हुई है या फ्रिज है, ठीक है, उसको अगर बेचे, ठीक है, उससे जो उसको हासिल होता है कुछ पैसे या पेमेंट्स जो भी है, ठीक है जी, तो वो क्या है, वो क्या हम जीएनपी और जीडीपी में शामिल कर सकते हैं ऐसी पेमेंट्स को? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें नॉट इंक्लूडेड, हम शामिल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड, गवर्नमेंट के अखराजात कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन ए हेल्थ है, ऑप्शन बी एजुकेशन है, ऑप्शन सी डिफेंस है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हमारा राइट आंसर है जी ऑल ऑफ दिस, ये सारे एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स, वो कहते हैं इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स है, ठीक है जी। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं गाइस, जो टैक्स वो जो है ना वो खुद पे नहीं करते, ठीक है जी, डायरेक्ट खुद पे नहीं करते, किसी और पे डाल देते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में होते हैं, ठीक है। जो इनमें से इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स कौन सा है, हमारा राइट आंसर है जी सेल्स टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन देयर इज वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स आर कॉल्ड। वो कहते हैं कि जब प्रोडक्शन का काम चल रहा होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने का, तो उसमें जो है वो मशीनों के तोड़ फोड़ जो होती है वो होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो होता है, जो हमारी कॉस्ट आती है, जो खर्चा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर है जी डेप्रिसिएशन अलाउंसेस कहते हैं हम उसे। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे आते हैं, जो मशीन हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ठीक है जी। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी ड्राइव नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं, ये एक तरह से इसका फॉर्मूला भी आप इसको कह सकते हैं। सो गाइस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। सो हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अलाउंसेस को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम। द जीएनपी फ्रॉम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज रिटन बाय कि जीएनपी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जो है वो कुल अखराजात के तरीके से हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कुल अखराजात के तरीके में जीएनपी को हम किस तरह लिखते हैं, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर है गाइस इसमें जीएनपी इज इक्वल है सी प्लस आई जी प्लस जी प्लस एक्स एन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बराबर होती है सी, यहाँ पे कंजम्पशंस है, प्लस आई जी क्या है, हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, प्लस जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, एंड प्लस क्या है हमारी एक्स एन है हमारा नेट इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट से जो हमें इनकम हासिल हुई है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, उसे हम शो करते हैं एक्स एन से, ठीक है जी। तो ये हमारा इन सब चीज़ों को ऐड करके हमें क्या हासिल होता है, जीएनपी, किसमें, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में, यानी कि कुल अखराजात के तरीके में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनएनपी फ्रॉम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज रिटन बाय। कुल अखराजात के तरीके में हम एनएनपी को किस तरह लिखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट को। सो इसमें हमारा राइट आंसर है गाइस ऑप्शन सी, एनएनपी इज इक्वल है नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल है सी प्लस आई जी प्लस जी प्लस एक्स एन माइनस डी। माइनस डी आप समझ गए होंगे गाइस, माइनस डी जो है ये सब चीज़ें ऐड करके कंजम्पशंस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और जो नेट इनकम है फ्रॉम एक्सपोर्ट, इन सब को ऐड करके हमने इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को। डी जो है वो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को शो करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन अलाउंसेस फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी विल गेट। वो कहते हैं कि अगर हम जो है वो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, तो हम क्या हासिल करते हैं, ठीक है जी। तो हमारा राइट आंसर है जी आई एन मतलब नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ वी फाइंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो हमारा आंसर है जी गाइस इसमें नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। वो कहते हैं कि ये जो एक टॉपिक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो वो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कौन से हैं जिनमें नेशनल इनकम जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, सो इसमें वो कौन से हैं? फर्म्स या मार्केट है, मार्केट या हाउस होल्ड है, फर्म्स या हाउस होल्ड है। नन ऑफ दिस इज माई राइट आंसर है जी फर्म्स एंड हाउस होल्ड। ठीक है जी, फर्म्स एंड हाउस होल्ड जो है वो टू सेक्टर हैं इकोनॉमी के, ठीक है, जिनमें जो है वो नेशनल इनकम फ्लो करती है। ठीक है जी, किस तरह से फ्लो करती है? चीज़ें हम लोग परचेज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्म जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिलेक्ट करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से सिलेक्ट करती है? हाउस होल्ड से, यानी कि वहाँ से वो मजदूर लेती है, फिर ज़मीन लेती है, वो हाउस होल्ड की उसमें आते हैं ज़मरे में। ठीक है, फिर हाउस होल्ड वाले लोग क्या करते हैं? लोग उसमें शामिल हैं। लोग क्या करते हैं? वो चीज़ जो है वो परचेज करते हैं फर्म से। ठीक है, एज अ मनी। तो फर्म्स क्या करती है? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करती है? पैसे फ्राहम करती है, जो है वो उनकी जो उजरत होती है या जो भी। ठीक है, तो फिर लोग क्या करते हैं? उस चीज़ को फिर परचेज कर देते हैं जो फाइनल गुड्स बन के आती है। ठीक है, तो ये फ्लो चलता रहता है आपस में। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और ये इन डिटेल में मौजूद है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो वो कहते हैं कि थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कौन से होते हैं? नेशनल इनकम जिनमें फ्लो करती है। सो हमारा राइट आंसर है गाइस इसमें हाउस होल्ड एंड मार्केट एंड फर्म्स। इसमें क्या आता है? टू सेक्टर्स में कौन से थे? सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स थे। इसमें क्या आ गया? बीच में मार्केट आ गई है। ठीक है जी, फ्लो वही होता है लेकिन इसमें मार्केट आ जाती है। मार्केट के थ्रू जो है वो सारी लेन देन होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PQLI स्टैंड फॉर। PQLI की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है गाइज, इसमें हमारा राइट आंसर है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो है इसकी फुल फॉर्म है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या है गाइस? बेसिकली जो है वो नेशनल इनकम को मेजर करने, सॉरी नेशनल इनकम नहीं, GNP को मेजर करने के लिए जो है वो जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो यूज़ होती है GNP को मेजर करने के लिए। ठीक है जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज़ जनरली। वो कहते हैं कि सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है? ठीक है, इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। तो राइट आंसर है गाइस इन इलास्टिक होती है सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स।